हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आपसे द स्टॉप स्नो पोएम डिस्कस की थी, इसकी समरी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक क्रॉ एक पेड़ के ऊपर बैठ के पेड़ के नीचे खड़ा होता है। हमारा पोइट कवि हेमलॉक ट्री के ऊपर आके वो उसको शुक करता है, हिलाता है, तो उसके ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। तो कभी का मूड चेंज हो जाता है और कभी सोचता है कि खुश हो जाता है। उसके बाद पहले कभी उदास होता है, तो फिर कभी सोचता है कि चलो मैंने अपने दिन का कुछ पार्ट तो कुछ हिस्सा तो बचाया जिसको मैं बर्बाद करने वाला था। तो ये हमने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ी थी, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके एक्सट्रैक्ट और इसमें जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है। तो सबसे पहले आज अपन डिस्कस करते हैं कि पोइटिक डिवाइस क्या होता है। पोइटिक डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पोएम को लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पोएम जब भी लिखी जाती है तो राइमिंग वर्ड का यूज़ होता है। जैसे यहाँ हुआ है, देखो फर्स्ट लाइन में देखना, द वे ए क्रॉ, जिस तरीके से एक कौवे ने, क्रॉ है ना, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या क्या, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की टुकड़े। तो पहली लाइन के लास्ट में देखो क्रॉ और थर्ड लाइन के लास्ट में देखो स्नो। तो इनका जो तुकबंदी है, मतलब साउंड जो सिमिलर मिल रहा है, क्रो स्नो। ऐसे ही सेकंड वाले के लास्ट में देखो मी और फोर्थ वाले के लास्ट में देखो ट्री। तो मी ट्री, तो देखो ये होती है राइमिंग वर्ड। तो अगर कोई पूछे इस पोइम में राइमिंग क्या है, तो मान लो पहले वाले को हमने दे दिया नाम ए, क्रो को ए और मी को दे दिया बी। तो थर्ड वाला जो स्नो है वो किससे मैच कर रहा है, ए से। तो हो गया ए बी, क्रो का ए, मी का बी, स्नो का फिर से ए, और ट्री किससे कर रहा है, मी वाले से, यानी बी। तो राइमिंग क्या हो गई इसमें, ए बी। राइमिंग क्या हो गई, क्रो ए, मी बी, स्नो ए, ट्री बी। तो राइमिंग हो गई ए बी। अगर कोई पूछे डस्ट ऑफ स्नो में राइमिंग क्या है, तो आप बोल सकते हो राइमिंग क्या है, ए बी। अगले वाले एक्सट्रैक्ट में भी यही है, हर्ट हार्ट हार्ट, हर्ट नहीं हार्ट पार्ट, मूड र्यूड। तो यहाँ भी ए बी। तो राइमिंग अगर कोई पूछे तो आप बता देना कि डस्ट ऑफ स्नो में राइमिंग क्या है, ए बी। आगे देखो, और भी पोइटिक डिवाइस होती हैं, जैसे कि सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म क्या होता है, सिंबॉलिज्म एक ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी सिंबल का यूज़ किया जाता है, और वो सिंबल कोई वर्ड, कोई पर्सन, कोई सिंबल भी हो सकता है। तो यहाँ जो दो सिंबल यूज़ किए गए हैं जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, जैसे कि हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब क्या है, यहाँ एक ऐसा पेड़ जो जहरीला पेड़ है, पॉइजनस ट्री है। तो एक सिंबॉलिज्म क्या हो गया, हेमलॉक ट्री, और दूसरा क्रो। क्रो यहाँ एक वैसे पक्षी है, वो ठीक है, लेकिन क्रो को एक दुख सैड माना गया है कि भाई ये क्रो जो है उसके लिए दुख लेके आता है। तो अगर कोई पूछे डस्ट ऑफ स्नो में सिंबॉलिज्म क्या है, तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये सिंबॉलिज्म है। अगला पोइटिक डिवाइस जो आपसे डिस्कस करना है वो है आयरनी। आयरनी सर, ये क्या होता है आयरनी? आयरनी होता है, हम एक्सपेक्टेशन कुछ और करते हैं, उम्मीद कुछ और करते हैं, एंड रियलिटी कुछ और होती है, उसको बोलते हैं आयरनी। समझ में आया? हमने उम्मीद कुछ की लेकिन रियलिटी कुछ और है। जैसे यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, र्यूड, RUED। इसका मतलब ऐसे होता है बर्बाद करना, लेकिन RUE, ये जो वर्ड है ना RUE, ये एक्चुअल में वर्ड है, ये एक मेडिसिन है, एक दवाई है जिसको यूज़ किया जाता है। अब हम देखो आगे मैंने आपके लिए ये पार्ट डाला है, तो इसमें देखते हैं हम पोइटिक डिवाइस। देखो पोइटिक डिवाइस जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं, सबसे पहले राइमिंग स्कीम आपको मैंने बता दी, ए बी। सिम्बॉलिज्म क्या था इसमें, किन सिंबल को यूज़ किया गया था? एक तो हेमलॉक ट्री सिंबल था, किसका, पॉइजनस का, जहर का, और क्रो भी एक सिंबल था, दुख का, सैड का। आयरनी क्या है इसमें? अच्छा आयरनी पहले डिस्कस कर लो, होता क्या है, ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। रियलिटी वास्तविकता और उम्मीद जो करते हैं, हम सोचते हैं कि यार ऐसा है, उसके बीच का एक कॉन्ट्रास्ट होता है आयरनी। बिटवीन वॉट इज सैड, जो भी कहा जाता है, एंड वॉट इज मीन्ट, और जो भी उसका मतलब होता है। बिटवीन वॉट अपियर्स टू बी ट्रू एंड द रियल ट्रुथ, कि वो क्या कह रहा है कि जो भी हमको अपियर होता है, सच्चाई दिखती है,
और जो वास्तव में सच्चाई होती है उसको बोलते हैं आयरनी। अब देखो क्या आयरनी है यहाँ, र्यू इज ऑल्सो ए प्लांट, र्यू भी यहाँ एक पौधा है, दैट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स मेडिसिनल यूज़, यानी र्यू भी एक पौधा है जिसको ये मेडिसिनल यूज़ में यानी दवाई के यूज़ में कल्टीवेट उगाया जाता है। देयर इज़ ए बिट ऑफ आयरनी हियर, यहाँ आयरनी थोड़ी बहुत आयरनी है, दैट की द पोइट जो हमारा कवि है, आयरनी क्या है वो देखिए, द पोइट जो हमारा कवि है वो रेफर्स करता है टू द पॉइजनस, हमारा कवि क्या बता रहा है कि भैया पॉइजनस हेमलॉक ट्री है, यहाँ जहरीला हेमलॉक ट्री है, ठीक है, ये तो हमारा कवि यहाँ रेफर करता है। एंड और एंड द मेडिसिनल र्यू, तो देखो कवि ने यहाँ दो ट्री का यूज़ किया है, एक तो हेमलॉक ट्री को, एक मेडिसिनल र्यू ट्री को, और हेमलॉक ट्री जहरीला है और मेडिसिनल र्यू जो मेडिसिन के लिए यूज़ होता है ना, तो यही यहाँ आयरनी है। अब मैं आपके साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। पहला एक्सट्रैक्ट देखिए, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ये आप पढ़ चुके हो। आप डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो कि हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को किसने शुक डाउन किया, हिलाया, कुकू ने? नहीं, क्रो, जी हाँ, है ना, क्रो ने उसको शुक डाउन किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्रो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, किस पेड़ के नीचे हमारा कवि खड़ा हुआ था? नीम ना, मैंगो ना, बिल्कुल ना, हेमलॉक, जी हाँ, हेमलॉक ट्री के नीचे हमारा कवि खड़ा हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, और बनियान ट्री तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट फेल ऑन द पोइट, कवि पर क्या फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म है गिरना, क्या गिरा? डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ के कण? नहीं। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ की, हाँ बिल्कुल सही बात है। डस्ट ऑफ रेन? नहीं। डस्ट ऑफ क्रो? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण। अर्लियर द पोइट वाज इन ए डॉट डॉट मूड, मतलब सबसे पहले जब ये पोइम स्टार्ट की गई थी तो हमारा कवि किस मूड में था? हैप्पी मूड में? नहीं, हैप्पी तो वो बाद में हुआ था जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरे थे। क्या प्लीजेंट, खुश था? ग्लूमी, उदास था? गुड, अच्छा था? तो उदास था, आंसर हो जाएगा ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, हमारा कवि उदास था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, ये दूसरा एक्सट्रैक्ट आ गया, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, कवि पर जब डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरे तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? इट चेंजेस मूड, उसका मूड बदल गया। चेंजेस लक, उसका लक बदल गया। चेंजेस कार, उसकी कार बदल गई। चेंज्ड हिज जॉब, या उसकी नौकरी बदल गई। देखो बाकी सारे ऑप्शन आपको समझ में आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, उसका मूड अब हैप्पी हो चुका था, बदल चुका था, तो आंसर हो जाएगा इट चेंज्ड हिज मूड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड एक्सट्रैक्ट का, कि विच ट्री डिड द क्रो शेक, कौन से पेड़ को हमारे क्रो ने, कौवे ने शेक किया था, हिलाया था? बनियान ट्री को? नहीं। मैंगो ट्री को? नहीं। ऑक ट्री को? नहीं। हेमलॉक ट्री को? जी हाँ, हेमलॉक ट्री को हमारे क्रो ने शेक किया था, जो कि एक पॉइजनस ट्री था जिसको यहाँ रेफर किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, यानी कवि के लिए क्या सेव किया गया था, क्या बच गया था? हिज होल डे, क्या उसका पूरा दिन बच गया था? ये फ्यू डेज, कुछ दिन। सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा, जी हाँ, उसका दिन का कुछ हिस्सा बच गया था जो कि उसने हैप्पीली सरवाइव किया। उसके बाद, विच वर्ड इज़ द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, सेम मीनिंग, है ना, पर्यायवाची कहते हो, तो कौन सा शब्द है जो कि पर्यायवाची है, समानार्थी है, किसका? फील रिमोर्स, फील माने महसूस करना, रिमोर्स माने पछतावा, पछतावा महसूस करना, और रिग्रेट या पछताना, तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से। तो देखिए पहला ऑप्शन चेंज, पछताना और बदलना अलग चीज़ है। र्यूड, र्यूड मान होता है बर्बाद करना। अब कोई चीज़ बर्बाद हो रही है तो आप पछताओगे ना,
थर्ड मूड नहीं, सेव्ड बचाना, तो आंसर हो जाएगा आपका र्यूड। तो ये आपके एक्सट्रैक्ट थे इस चैप्टर के। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सट्रैक्ट और पोएटिक डिवाइस डिस्कस की है, और अगली वीडियो में मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो के कुछ जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो मेहनत होती है ना वो फिर समझ में आता है कि हाँ भाई वीडियोस बनानी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।